वेलकम फ्रेंड्स। मैं गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमने पहले जो चैप्टर इससे पहले स्टडी किया है वो थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड के बाद हम देख रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पहले हम थ्योरी ऑफ डिमांड को थोड़ा सा देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने क्या सीखा था? थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने ये देखा था कि जैसे ही प्राइस कम होता है किसी प्रोडक्ट का तो उसी की क्वांटिटी में कितना इंक्रीज होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। और प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। मतलब पीछे वाले चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मतलब थियोरी ऑफ डिमांड के अंदर हमने डिग्री ऑफ चेंज की बात नहीं की है, हमने क्या बात की है? डायरेक्शन ऑफ चेंज। हमने ये देखा है कि प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में चेंज आता है, ग्राफ बनाकर हमने प्रेजेंट किया। पर हमने थ्योरी ऑफ डिमांड में ये नहीं देखा कि कितना परसेंट प्राइस में चेंज आने की वजह से कितना परसेंट क्वांटिटी में उसी कोमोडिटी में चेंज आ जाता है। तो अब हम देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के चैप्टर के अंदर हमको क्या स्टडी करना है। तो सबसे पहले तो हमको इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब पता होना बहुत जरूरी है। इलास्टिक, आपने इलास्टिक वर्ड सुना होगा। इलास्टिक क्या होती है? इलास्टिक को हम ऐसे खींच सकते हैं। इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब लचक, जिसके अंदर लचक है मतलब दैट इज इलास्टिक, मतलब दैट इज फ्लेक्सिबल। इलास्टिसिटी का क्या मतलब हुआ? इलास्टिसिटी का मतलब हुआ फ्लेक्सिबिलिटी। सिंपल सी बात, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ई के पाव में हम क्या सिंबलाइज करते हैं? डी। इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिमांड। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि अगर प्राइस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज आ जाए तो डिमांड के अंदर कितनी लचक है, डिमांड कितनी ऊपर या कितनी नीचे हो सकती है, मतलब डिमांड कितनी इंक्रीज और कितनी डिक्रीज हो सकती है। तो ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिमांड। डिमांड के अंदर कितना लचीलापन है, मतलब अगर हम थोड़ा सा भी प्राइस को खींचें तो डिमांड कितनी ज्यादा ऊपर और नीचे हो जाती है। दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिमांड। सिंपल सा चैप्टर है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मतलब इलास्टिसिटी मींस द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन द वन फैक्टर ड्यू टू चेंज इन द अनदर फैक्टर। मतलब इलास्टिसिटी क्या मेजर करती है? इलास्टिसिटी ये मेजर करती है कि जैसे ही किसी कोमोडिटी के खुद के प्राइस में अगर चेंज आ जाता है तो उसकी उसी कोमोडिटी के डिमांड में कितना चेंज आ जाता है। मतलब क्या मेजर करता है? ड्यू टू चेंज इन द अनदर फैक्टर, दूसरे फैक्टर में चेंज होने की वजह से एक फैक्टर में कितना परसेंटेज चेंज आता है। मतलब प्राइस में अगर मान लो 5% इंक्रीज हो जाए तो डिमांड कितने परसेंट डिक्रीज हो जाएगी, या प्राइस अगर 10% डिक्रीज हो जाए तो डिमांड कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगी। मतलब किसी दूसरे फैक्टर की वजह से पहला फैक्टर कितना इफेक्ट होता है, कितने परसेंटेज में इफेक्ट होता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन द डिमांड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, इनकम एंड द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रियलिटी के अंदर, वास्तव के अंदर जो हमारा ये जो चैप्टर है, वास्तव में 12th क्लास के अंदर तो हमको क्या स्टडी कर रहा है? सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही स्टडी करना है। अदरवाइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हमको जो इलास्टिसिटी मेजर करनी होती है वो 3 टॉपिक की होती है। प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड पे कितना इफेक्ट है, इनकम में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना परसेंटेज इफेक्ट है, रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना परसेंट चेंज आता है। तो मैं आपको देखो, ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा हुआ है। अभी ये टॉपिक हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का शुरू नहीं हो रहा है, ये टॉपिक हमारा अभी चल रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हम 3 इलास्टिसिटी की बात कर सकते हैं: प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके अंदर क्या डेफिनेशन है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो यहां पर हमारी 3 डेफिनेशन हम इसमें से बना सकते हैं, प्राइस की अलग, इनकम की अलग और रिलेटेड गुड्स की अलग। तो डेफिनेटली हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 3 टाइप्स की है। पहली जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन द डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। सिंपल सी बात, हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं
तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है डिमांड में कितना इंक्रीज और डिक्रीज होने वाला है, कितने परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज होने वाला है, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, प्राइस की वजह से। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आता है, कितना परसेंटेज चेंज आता है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम डेफिनेशन बात करें, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन भी सेम ऐसे ही बनेगी, बस हमको यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जगह क्या लिखना है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन द डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। यहां पर प्राइस लिखना है, यहां पे प्राइस लिख देना, बाकी आपकी डेफिनेशन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगी। मतलब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हम क्या मेजर करते हैं, डिमांड में कितना परसेंट चेंज आएगा, किसकी वजह से, इनकम की वजह से, इनकम में परसेंटेज चेंज होने की वजह से। सेम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रेस्पॉन्सिवनेस और चेंज इन द डिमांड ड्यू टू चेंज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एक्स ड्यू टू चेंज इन द प्रोडक्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई। मतलब प्रोडक्ट एक्स की डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आने वाला है, किसकी वजह से, प्रोडक्ट वाई की प्राइस के ऊपर नीचे होने की वजह से। क्रॉस के अंदर हमने पीछे वाले चैप्टर में भी देखा था, क्रॉस रिलेटेड गुड्स के अंदर हमको क्या होता है, किसी दूसरी प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर नीचे होने की वजह से दूसरे प्रोडक्ट का, पहले प्रोडक्ट का डिमांड ऊपर नीचे हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो कॉफी का रेट ऊपर नीचे होता है तो क्या होता है, चाय की क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाती है। वैसे ही क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करती है कि प्राइस के चेंज होने की वजह से, किसकी, किसी दूसरी प्रोडक्ट के प्राइस में ऊपर नीचे होने की वजह से पहले प्रोडक्ट की डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होता है। तो ये हमारा जो 12th क्लास में हमको स्टडी करना है वो हमको सिर्फ यही स्टडी कर रहा है अभी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बिल्कुल इजी चैप्टर है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आप चाहे तो इसके नोट्स साथ साथ वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कैसे करना है। वैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के काफी सारे मेथड होते हैं हमारे पास, पर उसमें से जो हमको 12th क्लास में जो स्टडी करना है वो है परसेंटेज चेंज मेथड। परसेंटेज चेंज मेथड को हम प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं। ये सबसे पॉपुलर मेथड भी है और एक इजी मेथड भी है। इस मेथड के अंदर क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड एज the ratio between change in percentage change in quantity demanded and percentage change in price। एक रेशो हमको फाइंड आउट करना होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दो बातें यहां पर आ रही है, नंबर 1 एंड नंबर 2। मान लो हम किसी कोमोडिटी एक्स की बात कर रहे हैं, एक कोमोडिटी है, कोई भी प्रोडक्ट है मान लो, उसी गुड का परसेंटेज चेंज हमको देखना है कि क्वांटिटी में कितना आता है, उसी कोमोडिटी का हमको ये देखना है कि परसेंटेज चेंज प्राइस में कितना आता है। तो ऐसे ही सेम कोमोडिटी का क्वांटिटी और सेम कोमोडिटी के प्राइस के बीच में जो हम रेशो फाइंड आउट करते हैं तो हमको पता चलता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमको कितना पता लग पाता है। तो अब हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज मेथड क्या है। इसको हम आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको हम प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं क्योंकि रेशो ही तो है ये। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेथड में हम बाहर माइनस सिंबलाइज करते हैं, ऊपर हमको क्या लिखना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, नीचे लिखना होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हमारा फॉर्मूला है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस का सिंबल अभी भी बाहर है। ऊपर हमने किस चीज की बात की है, ऊपर हमने बात की है डिमांड की, तो ऊपर डिमांड की बात की है तो देखो क्या लिखना है, चेंज इन डिमांड बिलो इनिशियल डिमांड इनटू 100। मतलब डिमांड में जितना चेंज आ जाता है वो ऊपर रहता है और जो स्टार्टिंग की डिमांड होती है वो नीचे रहती है, इनटू हम 100 कर देते हैं। नीचे प्राइस का टॉपिक है तो ये प्राइस का टॉपिक भी हमको ऐसे ही सेम लिखना है, चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना चेंज आया, बिलो इनिशियल प्राइस, स्टार्टिंग में उस कोमोडिटी का कितना प्राइस है, इनटू 100 क्यों किया, परसेंटेज निकालने के लिए। ऊपर भी हमने 100 इसलिए ही किया है।
अब इस इक्वेशन को हम फिर से इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो Q1 माइनस Q बिलो Q, बाहर माइनस का सिंबल अभी भी है, देखो P1 माइनस P बिलो P, ऊपर क्वांटिटी वाला है, नीचे प्राइस वाला है। ये Q क्या है? स्टार्टिंग में जो हमारी इनिशियल क्वांटिटी है हम उसको बोलते हैं। Q1 क्या है? जब हमारी क्वांटिटी में चेंज आता है, बाद वाली क्वांटिटी, दैट इज Q1। P इनिशियल प्राइस, स्टार्टिंग वाला प्राइस, P1 चेंज होने के बाद वाला प्राइस। अब इस फॉर्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं, आगे देखो माइनस का सिंबल अभी भी बाहर है, डेल Q बिलो Q, डेल P बटे P। इस इक्वेशन को हम फिर से इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो मैंने थोड़ा मैथमेटिकल ही इसको सोल्व किया है। क्या किया है? देखो माइनस का सिंबल अभी भी बाहर है, डेल Q बिलो Q डिवीजन डेल P बटे P। फिर से इस इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। इसको जो हमारा डिवीजन वाला था इसको हम मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा, P ऊपर आ जाएगा, डेल P नीचे आ जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाई का सिंबल हो गया। इसको मैं थोड़ा सा और सोल्व करके लिख देता हूं। क्या फॉर्मूला बनाना है हमको? P के नीचे आपने Q लिखना है इनटू डेल Q अपॉन बिलो डेल P। ये हमारा एग्जैक्टली हमारा ये फॉर्मूला कह सकते हैं कि हमारा जब भी कोई क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन आती है तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। पर क्वेश्चन के अंदर जो भी इक्वेशन आए, कोई भी क्वेश्चन मान लो अपने को सोल्व करना है, तो आप किसी में भी या तो इसमें रख दो, ये भी हमारा वही फॉर्मूला है, ये भी वही फॉर्मूला है, ये भी वही है, ये भी वही है और ये भी वही है। अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू इस टॉपिक को देख लेते हैं। हम मान लो आइसक्रीम का एग्जांपल लेते हैं। आइसक्रीम की मान लो स्टार्टिंग का प्राइस 4 रुपए था, इनिशियल प्राइस 4 रुपए था। इनिशियल क्वांटिटी कितनी डिमांडेड हो रही थी? एक क्वांटिटी डिमांड हो रही थी। प्राइस आइसक्रीम का कम हो जाता है, 2 रुपए हो जाता है। अब क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही है? 4 हो रही है। स्टार्टिंग वाला जो प्राइस है उसको हम P बोलेंगे, स्टार्टिंग वाली जो क्वांटिटी है उसको हम Q बोलेंगे, बाद में जो प्राइस आया है उसको हम P1 बोलेंगे, बाद में जो क्वांटिटी आई है उसको हम Q1 बोलेंगे। अब इसी डेटा को हमने इस फॉर्मूला में फीड करना है। इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम फीड करें तो बाहर हमको क्या लिखा हुआ है? माइनस का सिंबल लिखा हुआ है। P को आप फीड कर दो, 4 Q कितना है? स्टार्टिंग वाला 1 इंटू डेल Q कैसे आएगा? डेल Q निकालने के लिए आपको क्या करना है? 4 माइनस 1। डेल P कैसे आएगा? P1 माइनस P, P1 माइनस P मतलब 2 माइनस 4। ऊपर मैंने क्या किया? डेल Q निकाला है। डेल Q कैसे निकालना होता है? देखो डेल Q निकालने के लिए आपने क्या किया है? सिंपल सी बात है, चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी कितना है? 4 माइनस 1, Q1 माइनस Q, P1 माइनस P। अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। देखो माइनस का सिंबल बाहर है, इसको हम सोल्व कर देते हैं तो इधर क्या आएगा? 4 इंटू ये क्या रह गया? 3, बिलो में कितना है? -2। माइनस का सिंबल अभी भी बाहर है, माइनस को माइनस से हम क्रॉस कर देते हैं और ये 2 को 4 से कट कर देते हैं तो क्या आ गया? 2। 2 इंटू 3 सोल्व होकर अगर आ गया 6। इसका मतलब है जी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आइसक्रीम की कितनी है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आइसक्रीम की कितनी है? 6। इस टॉपिक को हम क्या कह सकते हैं? इस टॉपिक में हम ये कह सकते हैं कि प्राइस में 1% चेंज आने की वजह से, प्राइस में 1% चेंज आने की वजह से डिमांड में 6% का चेंज आता है। मतलब डिमांड कितनी फ्लेक्सिबल है? डिमांड 6% प्राइस से ज्यादा फ्लेक्सिबल है। जैसे ही प्राइस में 1% का चेंज आया, डिमांड के अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई? 6% आ गई। दिस इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ आइसक्रीम, दैट इज द 6 टाइम्स। तो इस टॉपिक को लेकर हमारी कुछ क्वेरीज भी हो सकती हैं, वो हम नेक्स्ट एक छोटी सी वीडियो में ही इसको सोल्व करेंगे। यहां तक का टॉपिक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।